17वीं सेंचुरी में डच की वीओसी कंपनी दुनिया की रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी बनती है, जिसके पास उस समय 150 मर्चेंट शिप, 40 वॉर शिप, 50,000 एम्प्लॉइज प्लस 10,000 प्राइवेट सोल्जर्स हुआ करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि इन्हें पूरी तरह से भारत को छोड़ के जाना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि डच की ट्रेडिंग कंपनी से एग्जाम में उतने क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए मैंने इसके इम्पोर्टेंट इवेंट को हाईलाइट किया है इस वीडियो में। बिना किसी देरी किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, डच की जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो आज के नीदरलैंड या कह सकते हैं होलैंड से बिलोंग करती थी, और ये वास्को डिगामा के भारत आने के बाद ये भी उसी पथ पे भारत आए थे। और एग्जैक्टली दोस्तों 1594 में डच ने अपनी पहली कंपनी बनाई, जिसका नाम था डच कंपनी ऑफ डिस्टेंट लैंड। और इस कंपनी का एम था पोर्टुगल की मोनोपोली को नष्ट करते हुए अपनी ट्रेडिंग मोनोपोली एस्टेब्लिश करना, जिसके लिए इस कंपनी के ऑफिसर्स सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचते हैं। फिर वहां से स्पाइसेस के ट्रेड के बाद उन्हें 400% का प्रॉफिट होता है। जिसके बाद यहां पर 1602 में एक और कंपनी बनाई जाती है, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे डच की लैंग्वेज में वीओसी का नाम दिया गया था। और इस कंपनी को डच गवर्नमेंट द्वारा जंग लड़ने की, ट्रेटीज साइन करने की, फॉरेन टेरिटरी कैप्चर करने की और अपने किले बनाने की परमिशन दी गई थी। खैर, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दें तो 1605 में डच अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं मछलीपट्टनम में, जिसे हम आज की डेट में मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। जिसके बाद इनकी अगली फैक्ट्री 1609 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1640 में गैल, 1641 में बिमलीपट्टम, 1645 में कराईकल और 1668 तक बरंगर, मुर्शिदाबाद, बालासोर, पटना और नागापट्टनम और आदि जैसे जगहों पे लगा दी जाती है। अब आप देख सकते हो कि डच के इस वीओसी कंपनी का भारत में लगभग सारा टेरिटरी ईस्ट साइड ही बना था, क्योंकि इनसे पहले इंडिया के जो वेस्ट साइड का पोर्ट था उस पे पोर्चुगीज पहले से ही अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर चुके थे। अब दोस्तों, उन दिनों डच जापान से सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स लाया करते थे और इंडिया के मुगल और चाइना के जिंग एम्पायर से ट्रेड किया करते थे। और जैसे जैसे डच की फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, डच और पोर्चुगीज के बीच में टेंशन्स भी बढ़ रहा था, क्योंकि दोस्तों ट्रेड में मोनोपोली सभी चाहते थे। और 1659 आते आते डच ने पोर्चुगीज के कई पोर्ट्स को एक्सपील्ड कर दिया। और अब दोस्तों डच की वीओसी कंपनी मालाबार कोस्ट को पोर्चुगल से कॉन्करर कर लेती है। यानी इस समय तक डच और पोर्चुगीज के बीच में सेज या कह सकते हैं बैटल्स होना शुरू हो चुका था। लेकिन उन्हें इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है यूरोप में, पोर्टुगल और नीदरलैंड के बीच एक ट्रेटी के द्वारा, जो कि दोस्तों 1663 में ट्रेटी ऑफ हॉक के नाम से हुई थी। और इस समय तक पोर्चुगीज के पास सिर्फ गोवा का वेस्ट कोस्ट ही बचा था। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे पोर्चुगीज सिर्फ डच की वजह से ही नहीं हट रहे थे, यहाँ पे कई और कारण थे। जब आने वाले लेक्चर्स आप सारे सुन लोगे, उसके बाद मैं इन सभी लेक्चर्स को इंटरकनेक्ट कर दूंगा, जिससे आपको काफी इजीली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री समझ आएगी। इसलिए सब्र करो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब 1663 में डच की वीओसी कंपनी ने कोचिन में भी अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी और 1669 में वीओसी उस समय की दुनिया की सबसे रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी बन जाती, जिसके पास दोस्तों 150 मर्चेंट शिप, 40 वॉर शिप और 50,000 एम्प्लॉइज, साथ ही 10,000 प्राइवेट सोल्जर्स हुआ करते थे। जिसका अनुमान अगर आपको लगाना हो तो ये लगा सकते हो कि उस समय में ये एप्पल कंपनी से भी ज्यादा रिचेस्ट कंपनी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, अब होता क्या है कि यूरोप में 1672 से 1674 तक एक वॉर लड़ी जाती है, जिसे हम थर्ड एंग्लो डच वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें वहां पर डच जीत जाते हैं। लेकिन ये वीओसी कंपनी इस वॉर से काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पॉलिसीज को काफी एग्रेसिवली लगाती है। साथ ही इस ट्रेडिंग के कंपटीशन में अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मोनोपोली किसी की बन नहीं पा रही थी। यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन चल रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड को लेकर, जिसके बाद अल्टीमेटली डच की वीओसी कंपनी इन दोनों के आगे टिक नहीं पा रही थी और 1710 में डच की वीओसी ने कालीकट के ज़ेमोरिन के साथ ट्रेटी करते हैं मालाबार में स्पाइस ट्रेड के। और इस ट्रेटी में ये हुआ था कि ज़ेमोरिन अदर यूरोपियन ट्रेडर्स को अपना स्पाइसेस या अदर प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे।
पहुंचे, जिसके बाद 1715 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़ैमोरिन के पास जाती है और इस ट्रीटी को रद्द करा के अपना एक ट्रीटी करती है, जिसके बाद ज़ैमोरिन फिर से यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करने लगते हैं, जिसके बाद डच की वीओसी धीरे धीरे अपना ट्रेड कम करने लगी भारत में, और ये कंपनी के ऑफिसर्स ज्यादा ध्यान दे रहे थे इंडोनेशिया और उधर की कंट्रीज में, जिसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, जैसे कि उन्होंने डच के कई पोर्ट्स को कैप्चर कर लिया। जिसके बाद 1741 में ट्रेवेंस्कोर और डच के बीच एक लड़ाई होती है, जिसमें डच हारते हैं और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। कमजोर से यहाँ मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली है। और अब दोस्तों 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा लड़ा जाता है, जिसमें मीर जफर जो कि बंगाल का नवाब था, इसने डच की वीओसी को इनवाइट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को हराने के लिए, लेकिन वीओसी की यहाँ बुरी तरह हार होती है। जिसके बाद इधर 1780 में फोर्थ एंग्लो डच वॉर लड़ी जाती है यूरोप में, और 1784 में फाइनली यहाँ डच हार जाते हैं और वीओसी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो जाती है। और फिर फाइनली 1799 में डच की ये वीओसी कंपनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है और ये भारत से भी भाग जाते हैं। और इस समय तक भारत में सिर्फ दो पावर्स ही ट्रेड करती थी, पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी फ्रेंच की कंपनी, जिसकी वीडियोस तुम यहाँ देख सकते हो आने वाले समय में। बस यही कहूँगा कि पेशेंस जरूर रखना, चीजें समझ नहीं आ रही होंगी लेकिन आने वाले लेक्चर्स में सब कुछ क्लियरिटी के साथ समझ आएगा। वीडियो को रेट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।